अमेरिका ये चाह रहा था कि किसी तरह से, क्योंकि देखिए डीप स्टेट एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, हम्म। चाहे वो पैरेलल इंस्टीट्यूशन ही हो अमेरिका में। और अमेरिका आप देखिए उसने कई देशों में इस तरह की अराजकता या इस तरह की का तख्ता पलट या इस तरह का सत्ता परिवर्तन दिखाया है। तो यकीनन उसके जो आपके जो उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज थी वो वहां काम कर रही थी, और उन्होंने मतलब मादुरो को बताया गया कि अगर आप सरेंडर नहीं करेंगे या ये नहीं करेंगे तो ये केवल ट्रेलर है, और इसके बाद हम अपने जो ऑपरेशन है, क्योंकि वॉरफेयर में भी काफी चेंज आ गया है आजकल। देखिए क्लोज कॉम्बैट तो बहुत कम देखने को मिलता है। रूसो यूक्रेन वॉर में भी देखिए, यहां भी आपने जितने भी बीवीआर हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज वेपन्स हैं, या लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट किए जाते हैं, तो वहां जाके उन्होंने लगता है उनके अंदर ही इस तरह के मोल्स प्लांट किए हुए थे जिन्होंने वो बता दिया और उनको कैप्चर कर लिया गया। प्रोफेसर दीप्ति, जल्दी से आपके पास आते हुए मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अब अगली आर्थिक स्थिति क्या होगी। हम लगातार देख रहे हैं अलग अलग देशों के बीच में पहले कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अभी खैर हमारे जितने पैनलिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि ये कोई लंबा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति है उसमें ग्लोबल इकोनॉमी पर किस तरह से आप असर देख रहे हैं? देखिए पूजा जी, ग्लोबल इकोनॉमी डेफिनेटली टर्मोइल में आएगी। बार बार बात हो रही है क्रूड ऑयल की, तो केवल ऑयल के ही नहीं, इवन गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस का भी बहुत बड़ा इस पे इम्पैक्ट होने वाला है। अब सैटरडे संडे है, वीकेंड है, मंडे को जैसे ही मार्केट्स खुलेंगी तो एकदम इम्पैक्ट दिखेगा कि ये गोल्ड, सिल्वर और क्रूड पे हालांकि इतना ज्यादा, जबकि बात बार बार ऑयल रिजर्व्स की हो रही है, ऑयल पे इतना ज्यादा असर होने की इस समय स्थिति नहीं, सिचुएशन दिख रही है। क्योंकि इवन दो द फैक्ट कि वेनेजुएला के पास बहुत बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं, लेकिन आज की डेट में अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स के चलते, इन्फ्लेशन के चलते, और जो ये हम उनकी पॉलिटिकल स्थिति देख रहे हैं उसके चलते वेनेजुएला का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा चाइना के अलावा बहुत ज्यादा कंट्रीज पे नहीं था। तो क्रूड ऑयल पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता दिख रहा, जबकि इन पे बहुत तगड़ा होने वाला है। क्योंकि पेरू और चाड जो है वो मेजर सिल्वर एक्सपोर्टर्स हैं, और उनका जो जो सी रूट है उनका सिल्वर एक्सपोर्ट का, वो वेनेजुएला के साथ होते चलता है। तो इसके जो सी रूट का है, तो इसके चलते गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है, जिसका इम्पैक्ट हमें मंडे को देखने मिलेगा कि इकोनॉमीज में जो गोल्ड, सिल्वर और साथ साथ, अब देखिए डॉलर का वैसे ही बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, रुपी भी, बहुत सारी करेंसीज उनके खिलाफ वीक हो रही हैं, तो एकदम जो ये सर्ज आएगा वो गोल्ड और सिल्वर में आने की ज्यादा उम्मीद है जब मंडे को मार्केट्स खुलेंगी। पूजा, हाँ शरदेंदु सर, आपके पास आते हुए क्या हम ये देख रहे हैं कि जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है उसमें हमने देखा कि डिफेंस सिस्टम अच्छा खासा था वेनेजुएला के पास में, लेकिन वो एक्टिव नज़र नहीं आता। अभी लैटिन अमेरिका के हिसाब से अगर देखा जाए तो लैटिन अमेरिका में क्या अमेरिका की ये नीति उसके लिए उल्टी पड़ सकती है? देखिए, मेरा मानना है कि जो वेनेजुएला में ऑपरेशन क्या है, एक मैसेज है पूरे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ को। देखिए, लैटिन अमेरिका कंट्रीज़ में किसी भी कंट्री का आप नाम ले लीजिए, वो डिफेंस में उतना प्रिपेयर्ड नहीं रहे हैं। चाहे वो अर्जेंटीना का फॉकलैंड वॉर आप याद करें, उस समय जब लड़ा गया उसमें भी इंग्लैंड ने विजय हासिल की, और आज की डेट में उनकी जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं उनका ओरिएंटेशन डिफेंस की तरफ नहीं है। उसकी वजह एक ये थी कि एक तो नाटो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ था, दूसरा एक वहाँ पर ऐसी व्यवस्था बनी हुई थी कि उन्होंने अपने सिक्योरिटी नीड को नेग्लेक्ट किया, और तमाम तरीके के अदर इकोनॉमिक फैक्टर, जिसमें एक ड्रग पैडलिंग, इलीगल इमिग्रेशन, बहुत सारी चीज़ें थी जो वहाँ पे ये बड़ी प्रिवलेंट थी। और एक ड्रग पैडलिंग ने जिस तरीके से वहाँ मेनेस फैलाया हुआ था वो सबके नोटिस में था। इसका एडवांटेज अमेरिका को हमेशा से मिलता रहा। अमेरिका ने एक तरीके से मैसेज भी नाटो कंट्री या यूरोपियन नेशन को दिया था कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से अपने बिजनेस को आप दूर रखें, ये सारे के सारे कंट्री हमारे इन्फ्लुएंस में है। और जब वो अमेरिका के बरखिलाफ जाने की कोशिश करते हैं तो अमेरिका ने इस तरीके का एक्शन किया। और वेनेजुएला का एक्शन बाकियों के लिए आई ओपनर है, लेकिन कुछ रेबल कंट्री अभी भी हैं, जैसे क्यूबा है, कोलंबिया है, और तमाम तरीके के ऐसे कंट्री, और ब्राजील का भी उसमें मैं नाम लेना चाहूंगा। ये सारों के लिए मैसेज है। तो अमेरिका ने इस ऑपरेशन से कई सारी चीज़ों को साधा हुआ है, और एक मैसेज पूरे वर्ल्ड को दिया हुआ कि अगर आज की डेट में कोई वर्ल्ड पावर, सिंगल वर्ल्ड पावर है जो अपने एट विल डिसीजन इंपोज करा सकता है लोगों पे, तो वो है अमेरिका। लेकिन
सबसे अब उनको एक दूसरा पक्ष भी देखना होगा। एक तरफ तो आप नाटो में अपना एक्सपेंडिचर कम करते हैं, बोलते हैं आप नाटो अपना डिफेंस के नीड को खुद देखें, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाएं, अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंसी कम करें। और दूसरी तरफ आप एक मैसेज लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को देना चाहते हैं कि आप किसी और ब्लॉक ऑफ कंट्रीज में नहीं जा सकते। तो तमाम तरीके की ऐसी दोहरी नीतियां हैं अमेरिका की, जिससे कि विश्व थोड़ा परप्लेक्स रहता है। होता यह कि ये सक्सेस इनको इसलिए मिलती चली जा रही है कि रशिया इन्वॉल्व है अपने बैटल में, चाइना का वहाँ पे इन्फ्लुएंस है नहीं, और यूनाइटेड नेशन जो एक बहुत बड़ी संस्था हुआ करती थी, जो इंटरनेशनल लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए तमाम तरीके के प्रेशर जनरेट करती थी, वो आज की डेट में डिफंक्ट हो रखा है। रशिया लाख बोलता रहा कि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होनी चाहिए, कोई भी रेजोल्यूशन पास करा ले, जब आपके पास वीटो पावर है तो उस रेजोल्यूशन का क्या मतलब होगा, कैसे इंप्लीमेंट होगा। तो अमेरिका पूरे वर्चस्व के साथ नॉर्थ और साउथ अमेरिकन कंट्रीज में अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता है, उसका इंटरेस्ट है। अमेरिका साइड बाय साइड अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करता है, वहाँ भी उनके पास भी बहुत बड़ा ऑयल का रिजर्व है, लेकिन वो उसको यूज़ नहीं करता। वो यूज़ कहाँ से करता है ऑयल? वो मिडिल ईस्ट के निकालता है, वो वेनेजुएला पे अपनी आँख लगाता है, वो यूक्रेन पे अपनी नज़र लगाता है। तो अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करो, दूसरे के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करो, और अपने बिजनेस हाउसेस को कितना आप मैक्सिमम फ़ायदा पहुँचा सकते हैं इसके लिए काम करो। यही मैगा स्कीम है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसी स्कीम पर आप काम कर रहे हैं। और जहाँ आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट क्लैश करते हैं वहां इस तरीके के आप ऑपरेशन करते हैं। यही चीज आप इतना बड़ा प्रेशर बाकी कंट्रीज में नहीं जनरेट कर पाएंगे, क्योंकि वो सेल्फ सस्टेनिंग है। छोटे छोटे कंट्रीज में आप इस तरीके के ऑपरेशन चला लीजिए, बांग्लादेश में कर सकते हैं, म्यांमार में कर सकते हैं, ईरान में आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, सक्सेस नहीं मिल रहा है, वेनेजुएला का आपका एग्जांपल लाइव सामने आया। तो ये ऑपरेशन एक माइलस्टोन ऑपरेशन इसलिए मैं मानता हूं कि ये आई ओपनर है सारे छोटे बड़े वर्ल्ड के लिए, कि अमेरिका को आप किस लेवल तक ऑपरेशन एट विल करने देंगे, कहां उनको आप फुल स्टॉप लगाने की कोशिश करेंगे। क्या यही सिलसिला चलता रहेगा कि जब मर्जी आए आप नाइजीरिया पे हमला कर दें, सीरिया पे हमला कर दें, सूडान की तरफ बोल दें, साउथ अफ्रीका को आप वो कर दें, कॉर्नर कर दें? कब तक आप इस तरीके के ऑपरेशन चलाएंगे? क्या और आप अपने लोगों को आप कॉन्फिडेंस में लेते नहीं, अमेरिकन कांग्रेस को कॉन्फिडेंस में लेते नहीं, और तमाम तरीके की अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो सिस्टम है वो रुकना चाहिए। ये तभी पॉसिबल होगा जब आप के इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट हैं वो एम्पावर होंगे। आज की डेट में आपने सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में इंटरफेयर करके उसको डिफंक्ट या मार्जिनलाइज कर रखा है और अपनी बॉडी बनवा रहे, क्योंकि आप इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, मिलिटरली सक्षम है। लेकिन इस तरीके से आपकी हेजिमोनिस्टिक एटीट्यूड, हेजिमोनिस्टिक पॉलिसी आगे नहीं प्रोग्रेस कर सकती, इसको आपको समझना पड़ेगा। आप तमाम तरीके के कॉन्टिनेंट में इंटरफेयर नहीं कर सकते। उनको अपना हेड ऑफ स्टेट चुनने के लिए पूरी उनकी सुविधाएं है, उनका राइट बनता है। आप कैसे किसी कंट्री में जाके बोलते हैं कि हेड ऑफ स्टेट को आप कैप्चर करके वहां से निकाल ले जा रहे हैं? ये एक तरफ आप डेमोक्रेसी को आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, दूसरी तरफ आप इस तरीके की चीज़ें करते हैं। जो सत्ता चेंज हुआ वो अच्छा हुआ, वाइस प्रेसिडेंट अभी वहाँ बने, अपोजिशन का लीडर या पपेट गवर्नमेंट नहीं बनाया है। वाइस प्रेसिडेंट अभी तक मेरा मानना है कि वो मदुरो की लाइन को ही आगे फॉलो करेंगे, लेकिन चीज़ें बदलती हैं। पॉलिटिकल फील्ड में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, नेशनल इंटरेस्ट पे ध्यान रखना होगा। और आज की डेट में जो वहाँ व्यवस्था है, चाहे वहाँ पे मदुरो को हटा के वाइस प्रेसिडेंट सत्ता में आए, उनको रीलुक करना पड़ेगा। वो किस दिशा में जाना, क्या अपनी सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी को वो अमेरिका के हवाले गिरवी रख देंगे? क्या आप अपने आर्म फोर्सेस को फिर से रिवाइव करके फिर से उनको ट्रेन करा के एक अपने नेशनल सिक्योरिटी का एजेंडा नहीं बनाएंगे? क्या आप अमेरिका की लाइन? ये सारी चीज़ें वेनेजुएला को खुद डिसाइड करनी पड़ेगी। अमेरिका का इंटरफेरेंस कम होना चाहिए। जो बहाने अमेरिका देता है वो कन्विंसिंग नहीं होते। ड्रग पैडलर है, ड्रग कार्डल है, इलीगल इमिग्रेशन, ये वजह होती किसी देश में आप अटैक करने की। अगर ये वजह है तो आधे से ज्यादा विश्व के देशों के ऊपर आपको हमले करने पड़ेंगे और सत्ता बदलनी पड़ेगी। ये लॉजिक नहीं है। लॉजिक यह है कि वहां के नेचुरल रिसोर्सेज, वहां के ऑयल और वहां जो मदरे जो 1-to-1 टकरा रहे थे डोनाल्ड ट्रंप से, वो वजह है। जब आप पर्सनल इश्यूज को नेशनल इशू में कन्वर्ट करते तब त्राही मचती, तब आपका वहां पे डिससेटिस्फैक्शन आता है, लोगों में आपकी क्रेडिबिलिटी खत्म होती है। ऐसा मेरा मानना। ठीक, मैं जल्दी से हमारे साथ गोयल सर उनके पास आते हुए बाकी लोगों के पास आ रही हूँ। गोयल सर, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये हो जाता है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि मागा की आड़ में अमेरिका की विस्तारवादी नीति, दूसरा अमेरिका ने भारत पर भी दबाव बनाने की कोशिश की। क्या यही सही वक्त है जब भारत को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए?
बताना चाहिए कि गलत नीतियों के खिलाफ भारत कैसे अपनी आवाज को बुलंद कर सकता है। अगर किसी देश के साथ गलत हो रहा है तो भारत का अपना स्टैंड क्या होगा, क्योंकि अभी तक हमने बहुत ही बैलेंस अपने स्टैंड रखे हैं, लेकिन इस बार क्या हमें कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है? क्या हमें अपने जो नीति है उसमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है? क्या यही वो सही समय है? देखिए, पहली बात तो ये है कि एक प्रैक्टिसिंग डिप्लोमेट होने के नाते मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि पॉलिटिकल लेवल पर भाषण अच्छे लगते हैं, आप भाषण दीजिए, लोगों को कन्विंस कीजिए, सब अच्छा है ये, लेकिन कूटनीति भाषणों से नहीं चलती है। कूटनीति के लिए आपको अपने संबंध बनाने पड़ते हैं, जिससे आपका फायदा होता है, वो संबंध बनाने पड़ते हैं। मैं इसके बारे में पहले कह चुका हूं कि हमको जो आजकल का जो एक सिचुएशन डेवलप हो गई है, ये मल्टीपोलैरिटी की, जिसमें हर एक अपने अपने फायदे देख रहा है, उसमें हमको मल्टीपल अलाइनमेंट करना पड़ेगा ताकि हम इस मल्टी अलाइनमेंट की जो पॉलिसी है उसके सहारे जो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बोल लीजिए, इंडिपेंडेंस बोल लीजिए, जो भी चाहे के लीजिए, कि हमको बड़े कम मार्जिन में जो है, बीच के मार्जिन में इस मल्टी अलाइनमेंट के सहारे निकलना पड़ेगा। नाजुक समय है, बहुत दिक्कत की बात है ये, क्योंकि अभी तक हमको भरोसा रहा था एक दो देशों का, वो भरोसा इतना नहीं है। रशिया इतना मजबूत नहीं है। रशिया और चाइना भी करीब आ रहे हैं, चाइना से हमारे काफी फर्क है। तो इस सबको देखते हुए बस खाली ये कहूंगा, शांति से अपने इंटरेस्ट को देखते हुए, लोगों से अपने संबंधों को देखते हुए एक जो मार्जिन है वहां से नेगोशिएट करें, उसी में हमारा फायदा रहेगा। जी नमस्कार। संजीव जी, आगे क्या देख रहे हैं आप, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या होगा आगे? देखिए, ये जो अमेरिका का एक्शन है उसने बड़े ही नकारात्मक जो संदेश हैं वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिए हैं जी। और इस तरीके से अगर किसी भी राष्ट्र की सॉवरेंटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वायलेट करते हुए किसी राष्ट्र को भयाक्रांत करके और उसके राष्ट्रपति को वहां से कैप्चर कर लेना, उठा ले जाना, इस तरीके का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है। और ये जो विश्व में पहले से ही रणनीतिक अनिश्चितता, विश्वास का संकट जो गहरा होता जा रहा है, उसको और बढ़ाने का ही कार्य करेगा। और इसमें मैं ये अवश्य कहना चाहता हूं कि जहां तक अपने देश राष्ट्र भारत की बात है, देखिए हमारी जो विदेश नीति, रक्षा नीति, आर्थिक नीति, सब में हम अपने राष्ट्रीय हितों को को सर्वोपरि रख के चलते हैं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का आधार ही है कि हम अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रख के चलते हैं। हमें वर्तमान समय में सारी अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी जो कंप्रेहेंसिव नेशनल पावर है, जो विकसित भारत को बनाने का जो लक्ष्य है, उसकी तरफ तेज गति से आगे बढ़ना होगा। और वही जो हमारी आंतरिक जो शक्ति है, हमारा जो अपना स्वयं का जो स्ट्रेंथ है, चाहे वो डिफेंस का हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो सारे की सेक्टर्स हो, वही हमें हमारे भविष्य को उज्जवल बनाएगा। क्योंकि विश्व का जो वातावरण जिस तरीके से बिगड़ रहा है, और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भारत यदि विकसित भारत बनने की तरफ तेज गति से बढ़ेगा और अपने आप को अधिक से अधिक सशक्त और मजबूत बनाएगा, तो विश्व में भी हम एक जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बनाए रखने का जो प्रयास है उसमें सफल हो सकते हैं। और विश्व में जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर को बिगाड़ने की जो साजिशें चल रही हैं, कोशिशें चल रही हैं, हर तरीके से गैर जिम्मेदाराना कदम उठाए जा रहे हैं, उसको भी हम रोक सकते हैं तभी जब हम आंतरिक रूप से स्वयं से मजबूत हों। तो मूल मंत्र हमारा यही होना चाहिए कि हम अपनी कंप्रेहेंसिव नेशनल पावर को विकसित करें और एक विकसित भारत बनाने की तरफ अपने राष्ट्र को तेज गति से आगे बढ़ें। और इसमें मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ, ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये भारत के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। विपक्ष के पार्टीज भी इसमें शामिल हैं और जाहिर है कि ये नेशनल विजन होना चाहिए, नेशनल लक्ष्य होना चाहिए, मिशन रादर मैं कहूंगा ये मिशन होना चाहिए। डेफिनेटली ये मिशन होना चाहिए। दत्ता सर, जिस मिशन की हम बात कर रहे हैं, जो इस वक्त मौजूदा स्थिति है दुनिया में, जिस तरीके से विस्तारवादी नीति वाले देश किसी पर कभी भी हमला कर देते हैं, इस बीच भारत की अपनी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए खुद की सुरक्षा के लिए, खुद की रक्षा के लिए? देखिए, हमें एक चीज बड़े कहते हैं कि बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपने लोगों में ये बिठाना पड़ेगा कि हमें रक्षा अपने आप करनी पड़ेगी। एक लाइन मुझे बड़ी अच्छी याद आती है जिसमें कहते हैं ना कि उठो द्रौपदी खड़ग उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। क्योंकि अब आजकल जो भी है, आप ये देखिए, इजराइल है, अमेरिका है, या और भी इस तरह की कंट्रीज हैं, जो उनके मुद्दे हैं, हमें अपने आप डिसीजन लेना पड़ेगा। हमें किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। अभी जो सूरत हाल बांग्लादेश में देखी जा रही है, जो सूरत हाल पाकिस्तान में देखी जा रही है,
जब तक भारत एक मस्कुलर नेशनलिज्म का इजहार नहीं करेगा, तब तक हर देश, आपने देखा नेपाल कई बार हमें आंखें दिखा देता है, जी बांग्लादेश हमारे ऊपर भौहें ताने हुए खड़ा हुआ है। तो जब तक हम अपने जो नेशनल सिक्योरिटी है या जो हमारे सिक्योरिटी इंपरेटिव्स हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो हमारे साथ यही होता रहेगा। और भारत को चाहिए कि आजकल लोगों को बिल्कुल साफ और वाज़ेह तरीके से बताना पड़ेगा। आज अगर हिंदू परसिक्यूशन हो रहा है बांग्लादेश में, तो भारत को स्टेप्स उठाने चाहिए। सबसे लंबा बॉर्डर हमारा बांग्लादेश के साथ है और विदेशी ताकतें जिस तरह से उनको दे रही हैं, वरना इनकी कोई मजाल नहीं है। आज असीम मुनीर पाकिस्तान में देखिए वो किस तरह की हुंकार भरता है भारत के खिलाफ, लेकिन जब उसे मालूम है कि मेरे साथ कई इस तरह के लोग हैं जो मेरा साथ देंगे, और भारत को चाहिए जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में किया, ये ऑपरेशन सिंदूर ओपन एंडेड होना चाहिए कि जब इस तरह की कोई स्ट्राइक होगी, इंडिया विल स्ट्राइक बैक।